नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन। राज्यसभा में 130वें संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखेंगे अमित शाह। लोकसभा में भारत की अंतरिक्ष मिशन की उपलब्धियों पर होगी आगे की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत रूस व्यापार में विविधता लाने का किया आह्वान। मॉस्को में आज अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर करेंगे बात। आज सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन महाराष्ट्र समेत देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश के आसार। रेल यात्रियों के आवागमन के लिए दीपावली और छठ पर इस साल 12,000 से अधिक अतिरिक्त ट्रेन चलाएगा रेलवे। वापसी यात्रा पर 20% डिस्काउंट की सुविधा का भी मिलेगा लाभ। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अनंतजीत सिंह नरूका ने स्टीक में जीता स्वर्ण पदक। सौरभ चौधरी और सुरुचि इंद्र सिंह की जोड़ी ने पिस्टल टीम इवेंट में जीता कांस्य। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। गृह मंत्री अमित शाह आज संविधान के 130वें संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव करेंगे। और इससे पहले कल लोकसभा में विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार उच्च सदन में आज ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पेश किया जा सकता है। खबर है कि आज की महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के मद्देनजर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है और इसके अलावा आज प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है। वहीं लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अहम विधायी कार्यों के साथ साथ लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान विभिन्न सांसद संकल्प पेश करेंगे। और इससे पहले कल राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों के आचरण में नैतिकता और शुचिता लाने के लिए मोदी सरकार एक बड़ा प्रावधान लेकर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन सहित 3 विधेयक पेश किए। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच अमित शाह ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा और इसके संशोधन के बाद कोई भी पीएम, सीएम या मंत्री गंभीर अपराध के सिलसिले में 30 दिन हिरासत में रहने के बाद अपने पद पर नहीं रह पाएगा। अब जेल से सरकार चलाने के मंसूबों को साकार करना आसान नहीं होगा। इसी से जुड़े 3 विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किए। इनमें संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 शामिल रहे। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इससे पहले विपक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए विधेयक का कड़ा विरोध किया गया और कुछ सवाल भी विपक्षी सांसदों ने उठाए, जिस पर गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जब उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था और जब तक कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली उन्होंने कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं किया था। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले
के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। इन विधेयकों की प्रस्तुति का उद्देश्य स्पष्ट था। यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में 30 दिन तक जेल या न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो वे 31वें दिन अपने पद से अपने आप हटे हुए मान लिए जाएंगे या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें हटा दिया जाएगा। यह कानून अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ा और सख्त कदम है। राजनीतिक पदों पर बैठे अपराधी नेताओं का पद संभालना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आसान होगा और वहीं जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक ढांचे में सुधार और संवैधानिक प्रावधानों को भी यह विधेयक स्पष्ट करता है। बाद में तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन में स्वीकार कर लिया गया। इस संयुक्त समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। जैसे ही विधेयक पेश किए गए, विपक्षी सांसदों ने सदन में तीखा विरोध शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी, पुरजोर विरोध करता हूँ। कांग्रेस, टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा विधेयकों की कॉपी फाड़ने से सदन में माहौल पूरी तरीके से बदल गया। बीजेपी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन को गुंडागर्दी करार देते हुए कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने स्पीकर को कार्रवाई करने की मांग की। जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए या गृह मंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, मतलब इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, आज तो पूरी लोकतंत्र पे कुठाराघात है। आज लोकसभा में विपक्ष की जिस प्रकार की इनडिसिप्लिन दिखने को आई है, बहुत ही निंदनीय है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय खोलता है, जिसमें भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त कानून बनाकर सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इस कानून से उम्मीद है कि राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता का स्तर बढ़ेगा और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा। नीरज सिंह और निशांत राय के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए, जिस पर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल अमित शाह पर निजी हमला भी बोल दिया और इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी की और जब कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार कराया, तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी जब तक मैं अदालत से पूरी तरह से निर्दोष साबित नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने ये कहते हुए खारिज किया कि केस पॉलिटिकल वैधता से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी सिर्फ आरोप लगाने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई अनैतिक परंपरा को कांग्रेस पार्टी आज भी आगे बढ़ा रही है। जिस श्री लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाई थी, जिसका श्री राहुल गांधी ने विरोध किया था, आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी को गले लगा रहे हैं। विपक्ष का ये दोहरा चरित्र जनता भली भांति समझ चुकी है
और पहले से स्पष्ट था कि ये बिल पार्लियामेंट की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस पर गहन चर्चा होगी। और फिर भी सभी प्रकार की शर्म और हया छोड़कर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा इंडी गठबंधन एकत्रित होकर इसका भद्दे व्यवहार से विरोध कर रहा था। आज विपक्ष जनता के बीच पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। लोकसभा ने कल ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक पारित हो गया और इसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है। सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट भी हो रहा है और इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन, ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार नए संस्थान बनाने और देश के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है। और इससे पहले विधेयक पेश करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि IIM ने न केवल भारत में प्रतिष्ठा बनाई है, बल्कि दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 11 वर्षों में 9 नए IIM खोले गए हैं। लोकसभा ने मंगलवार को गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी को पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM मिलने पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक एक्स पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि असम के लोगों को बधाई। राज्य में IIM की स्थापना से शिक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और पूरे देश से छात्र और शोधकर्ता यहां आएंगे। इंडी गठबंधन ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। रेड्डी आज औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल करेंगे। आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। वहीं नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त तय की गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। उधर एनडीए की ओर से पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। मॉस्को में आज भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होगी। डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने समकक्ष सरगई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत करेंगे और साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी चर्चा होगी। ये बैठक दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतरता का प्रतीक है। और इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात SCO और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये यात्रा एक ऐसे संभावित उच्च स्तरीय बातचीत से पहले हो रही है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आने की उम्मीद है। और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता की। Over the last 4 years, Excellency, bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. A major trade balance has accompanied the growth. It has increased from 6.6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के
प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत चीन व्यापार पर नेपाल की आपत्तियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने सीमा मुद्दे पर नेपाल द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में कहा कि इस संबंध में भारत की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है और हाल के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाओं के कारण ये व्यापार बाधित हुआ था और अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय दावों के संबंध में भारत का रुख ये है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। क्षेत्रीय दावों का कोई भी एक तरफा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है। भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार को भारत में अवामी लीग के कथित सदस्यों द्वारा बांग्लादेश विरोधी किसी भी गतिविधि या भारतीय कानून के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। सरकार भारतीय धरती से अन्य देशों के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देती है। इस प्रकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रेस वक्तव्य अनुचित है। भारत अपनी अपेक्षा दोहराता है कि जनता की इच्छा और जनादेश जानने के लिए बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराए जाएं। दिल्ली विधानसभा में आगामी 24 और 25 अगस्त को ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। देश भर के विधानसभा अध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। प्रथम निर्वाचित भारतीय स्पीकर विट्ठल भाई पटेल के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और क्या खास होने वाला है इस सम्मेलन में, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पिछले कुछ महीनों में ही दिल्ली विधानसभा में बहुत से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिसमें चाहे बात की जाए विधानसभा को पेपरलेस करने की या फिर 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की। और अब एक और ऐतिहासिक कार्य होने वाला है और वो कार्य है दिल्ली विधानसभा के अंदर ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की। और इन सब का श्रेय जाता है दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी को। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, इतने सुंदर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। किस तरह का सर ये कॉन्फ्रेंस होगी, ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, अपने आप में ऐतिहासिक? वास्तविकता में ये सुनहरा जो दिन आया है उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो है वीर विट्ठल भाई पटेल, जो देश के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। और वो भी उस काल में जब अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन देश पर हर तरह से कहर ढा रहा था। आंदोलनकारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा था, जिस तरह से उनको फांसी के फंदों पर चढ़ाया जा रहा था, ऐसे समय में 24 अगस्त 1925 को विट्ठल भाई पटेल अंग्रेजों की मर्जी के विरुद्ध सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अंग्रेजी हुकूमत के कैंडिडेट को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और उस पद पर 5 वर्ष बने रहे। ये उनकी 100वीं वर्षगांठ है उनके अध्यक्ष चुने जाने की। तो ये एक तरह का जो शताब्दी वर्ष समारोह है, इस अवसर पर स्पीकर्स, ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और सारे देश के स्पीकर्स आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात यह है, इसमें किसी भी पार्टी की सरकार किसी प्रदेश में है, राजनीति से ऊपर उठकर सबके श्रद्धांजलि पत्र, शुभकामना संदेश कार्यक्रम के लिए वो हमको प्राप्त हो रहे हैं। चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है।
और ये 2 दिन कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। यहाँ पर एक वीर विट्ठल भाई पटेल गौरव गाथा एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, डाक टिकट जारी होगी। सर, देश भर के विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे और समापन के लिए कौन आमंत्रित किए गए? खुशी की बात यह है कि देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में करना स्वीकार किया है। और खुशी की बात यह है कि लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी इसका वैलिडिक्टरी समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा 4 सत्र होंगे और उन चारों सत्रों में कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मीरा कुमार जी आ रही हैं और राज्यसभा के उपसभापति आ रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, इस पर चर्चा होगी एक सत्र में। एक सत्र में विट्ठल भाई पटेल जी की जो गौरव गाथा है उन पर विचार विमर्श होगा। एक सत्र में जो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने लेजिस्लेचर के थ्रू, क्योंकि जिस असेंबली में आप बैठे हैं ये दिल्ली असेंबली ऐतिहासिक है, इसमें 1912 में ये सदन बना था जब दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली आई थी 1911 में। यहाँ मदन मोहन मालवीय जिनके 200 भाषणों की कलेक्शन हमारे पास है जो उन्होंने सदन में दिए। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले सदस्य थे, लाला लाजपत राय सदस्य थे, बंकिम बिमल चंद्र पाल थे, मोतीलाल नेहरू थे। ऐसे अनेकों जो देशभक्त जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में, गांधी जी स्वयं 3 बार इस सदन में आए हैं। अपने जीवन काल में गांधी जी अगर किसी सदन की कार्रवाई को देखने पहली और आखिरी बार आए तो 1919 5 मार्च को इस सदन में आए जब रॉलेट एक्ट यहाँ पर पास किया जा रहा था। और रॉलेट एक्ट के संघर्ष को यहीं से शुरुआत हुई थी, विरोध यहीं से शुरू हुआ था और जो जलियांवाला बाग तक पहुँचा 20 दिन के अंदर अंदर। तो एक सत्र में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लेजिस्लेचर के थ्रू जो अंग्रेजी सरकार को चुनौती दी उस पर एक चर्चा होगी और एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे विधायिका में उपयोग हो सकता है और वो प्रभावी हो सकती है, इस पर चर्चा होगी। कितने विधानसभा अध्यक्षों के आने की उम्मीद है कार्यक्रम में, क्योंकि दिल्ली के अंदर पूरी तरह से अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा? देश के सभी 31 छोटे बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ है और लगभग सभी के स्पीकर्स आ रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्योंकि उस पद पर जहाँ पर आप बैठे हैं विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ पर कभी विट्ठल भाई पटेल ने कमान संभाली थी, कितना गौरवमयी पल आपके लिए भी है? मैं समझता हूँ ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि जिस कुर्सी पर विट्ठल भाई पटेल विराजित हुए हों उसके ठीक 100 साल बाद, ठीक उसी समय जब उन्होंने कुर्सी ग्रहण की, यहाँ पर अमित शाह जी इसका इनॉग्रेशन कर रहे होंगे। तो घड़ी की सुइयां मिला लीजिए और उसके अनुसार 100 साल बाद जो 100 साल पहले जश्न हुआ था देश में, क्योंकि वो पहले भारतीय थे जो एक ऐसे डिसीजन मेकिंग पर कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे थे जहाँ से अंग्रेज उनसे थर्राते थे, कांपते थे। अंग्रेजी सरकार को भी झुककर बात करनी पड़ती थी, चाहे उनके गृह मंत्री हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे उनकी कोई भी मंत्री हो। और जिस तरह की वो डांट लगाते थे चेयर से और जिस तरह से उनको बिठा देते थे और जिस तरह से सरकार के जन विरोधी बिलों को उन्होंने रद्द किया, वो इतिहास निश्चित रूप से वो सबको पढ़ना चाहिए। तो ये थे दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। कैमरामैन सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है।
वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सशस्त्र बलों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का कल सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से सफलतापूर्वक किया गया और इस मिसाइल टेस्ट से देश की सामरिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया। रेल मंत्रालय ने छठ पूजा के मौके पर करीब 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जो यात्री 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न यात्रा करेंगे, उन्हें रिटर्न जर्नी पर 20% डिस्काउंट की सुविधा का लाभ मिलेगा। और इसके अलावा अमृत भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी और साथ ही एक वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी और इससे छठ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और वे आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकेंगे। आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे। उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस 4 नई चालू की जाएंगी। गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद। ये 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी खूब शीघ्र चालू की जाएंगी। और हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।